जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव शरीर की वह कौन सी तंत्रिका है जिसकी पुनर्उद्भवन क्षमता या पुनर्विकास क्षमता सबसे कम होती है। तो वो होती है आपकी तंत्रिका कोशिका की यानी न्यूरॉन की। और सबसे ज्यादा यानी कि सबसे जल्दी कौन पुनर्विकास कौन सी कोशिका करती है, तो वो यकृत की कोशिका करती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि तंत्रिका तंत्र जरूरी नहीं है कि मस्तिष्क में पाया जाए, ये कुछ जीवों में शरीर में भी पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बताया था कॉकरोच। तो यदि कॉकरोच का उदाहरण हम लोग लें तो कॉकरोच के संबंध में हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र कॉकरोच के अंदर पाया जाता है, लेकिन उसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता। फिर हम लोगों ने देखा कि मस्तिष्क जिनमें भी पाया जाएगा उनके लिए एक अनिवार्यता होगी कि उनमें कशेरुक दंड होगा। जिनमें भी कशेरुक दंड होता है यानी वर्टिब्री कॉलम जिनमें भी होता है, उन सभी में आपका मस्तिष्क पाया जाता है। चलिए उसी क्लास को अपनी आगे कंटिन्यू करते हैं। तंत्रिका तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि तंत्रिका तंत्र यानी कि जो आपका पूरा सिस्टम है इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला भाग था CNS। दूसरा पहला भाग था CNS, दूसरा था PNS और तीसरा था ANS। ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद इसका फुल फॉर्म भी हमने हम लोगों ने पढ़ा था। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये कल हम लोग पढ़ चुके थे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। तो स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ये आपका पहला वाला हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पहले भाग को पढ़ चुके थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि हमने बताया इसको इसमें 2 अंग आते हैं आपके। एक भाग तो आएगा मस्तिष्क, दूसरा भाग इसमें आप लोगों ने पढ़ा था मेरु रज्जु। तो इसे इंग्लिश में हमने बताया था, इसे क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। हमने बताया भी था मेरु रज्जु आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरे भाग में आए थे और दूसरे भाग में हम लोगों ने अब आगे यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दूसरे में भी यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत भी 2 चीजें आती हैं। इनमें सबसे पहला भाग जो होता है इन्हें कहा जाता है कपालीय तंत्रिका। कपालीय तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, इसमें दूसरा भाग किसे कहा जाता है, तो दूसरे भाग को नाम दिया गया है मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं, दूसरे भाग को मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। मेरु तंत्रिकाओं को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो उसी से नाम बन जाएगा मेरुदंड से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो इन्हें स्पाइनल नर्व के नाम से जाना जाता है, स्पाइनल नर्व कहा जाता है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मानव शरीर में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है।
बताइए अगर आपको पता है कि मानव शरीर में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा मानव शरीर में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी होती है मानव शरीर में, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसी के साथ एक फैक्ट का क्वेश्चन और पूछा जाता है, मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो वहीं पर लाइन खींच के लिख लीजिएगा, इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या मानव शरीर में 31 जोड़ी होती है, जबकि कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बताएं इनके काम क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए अगली बात जान लेते हैं, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं ये काम क्या करती हैं। तो जैसे मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, तो इन दोनों के बीच में जो जोड़ने का यानी कनेक्टिविटी का जो काम करता है वो कौन करता है, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। इन्हीं के माध्यम से सूचनाएं आदान और प्रदान यानी सूचनाएं जाती हैं और सूचनाएं वापस मस्तिष्क के माध्यम से वहां से दोबारा अंगों तक पहुंचाई जाती हैं, इसलिए इनको कपालीय तंत्रिकाएं और इनको मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। इसके बाद अगला आता है आपका स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। स्वाधीन तंत्रिका तंत्र यानी ANS। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं मानी जाती हैं। दो प्रकार की क्रियाएं मानी जाती हैं, या आप कह सकते हो कि इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं या वे लक्षण होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे पहली बात तो कुछ शरीर में हमारे भाग होते हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण होता है, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि आंख की पुतली आपकी रोशनी में फैलेगी और अंधेरे पे जाने पे सिकुड़ जाती है। इसके बाद जैसे आपका पसीना, पसीने के लिए आपको कोई कार्य करना नहीं होता, पसीने जैसे ही आप कोई गर्मी में या कोई भी काम करेंगे पसीना अपने आप निकल आता है। जैसे लार, लार आपका लगातार आपके जब भी आप कोई चीज खाएंगे तो लार आपका अपने आप स्रावित होता है। तो ये सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने आप होती हैं। तो जो भी क्रियाएं मानव शरीर में अपने आप होती रहती हैं लगातार अनवरत रूप से, जिन पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष नियंत्रण ना हो, उन्हीं को स्वाधीन तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं, दो प्रकार की क्रियाएं रखी जाती हैं। एक क्रिया को कहा जाता है, इसे आप लिख सकते हैं अनुकंपी, और दूसरे को आप लिख सकते हैं परानुकंपी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुकंपी और परानुकंपी क्रियाएं किस तंत्रिका तंत्र के किस भाग के अंतर्गत रखी गई हैं, तो ये स्वाधीन तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अनुकंपी और परानुकंपी क्रियाओं को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको कहा जाता है सिंपैथेटिक और इसको कहा जाता है पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो अब हम एक हेडिंग डालेंगे अनुकंपी और परानुकंपी क्रियाएं, इनको थोड़ा सा अलग अलग करके देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगला आपका अनुकंपी और परानुकंपी का बताएं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से यह क्रिया कौन सी क्रिया है, तो वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा। एक तरफ हेडिंग डालिएगा परानुकंपी, और दूसरी तरफ डाल लीजिएगा अनुकंपी।
परानुकंपी के अंतर्गत जैसे कि पहली चीज हम लोग लिख सकते हैं, यह लार की मात्रा को बढ़ा देती, या लार की मात्रा का बढ़ जाना। ठीक इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा अनुकंपी में, लार की मात्रा घट जाना, ये अपने आप होता है। इसके बाद जैसे कि दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि पाचन क्रिया का पाचन क्रिया का बढ़ जाना और पाचन क्रिया का घट जाना। यानी अगर पाचन क्षमता आपकी बढ़ जा रही है तो वो किस प्रकार की क्रिया है, तो वो आपकी परानुकंपी। और अगर पाचन क्रिया घट जा रही है यानी पाचन क्रिया की दर घटती है तो वो अनुकंपी क्रिया है। इसके बाद तीसरा हम लोग देख सकते हैं पसीना। यदि पसीने का स्राव घट जा रहा है तो वो परानुकंपी क्रिया होगी, और यदि पसीने का स्राव बढ़ जा रहा है तो वो अनुकंपी क्रिया होगी। इसके बाद तीसरा हम लोग देख सकते हैं अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि से अश्रु का स्राव अगर घट जा रहा है, यानी अश्रु ग्रंथि से यदि अश्रु का स्राव घटता है, यानी अश्रु स्राव की क्षमता घट जाती है, तो आपका ये कही जाएगी परानुकंपी। और यदि अश्रु स्राव की क्षमता बढ़ जा रही है तो ये क्रिया होगी अनुकंपी। इसके बाद तीसरा, यदि हृदय गति यानी जैसे आपकी ब्लड प्रेशर, हृदय गति, हार्ट बीट यदि घटती है तो ये परानुकंपी क्रिया है। और यदि हार्ट बीट यानी हृदय गति बढ़ जा रही है तो ये घटना होगी अनुकंपी क्रिया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद अगली बात जैसे कि इससे पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी क्रिया सामान्य अवस्था में होती है और कौन सी क्रिया आपातकाल की अवस्था में होती। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए तो जो अनुकंपी क्रियाएं हैं ये सदैव आपातकाल की स्थिति में होती हैं, यानी आपातकाल में होने वाली क्रियाओं को, आपातकाल में होने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है, अनुकंपी क्रियाएं। और सामान्य रूप से जो क्रियाएं हों, सामान्य रूप से जो क्रियाएं होती हैं उन्हें परानुकंपी कहा जाता है, और जो आपातकाल के समय होती हैं वो आपकी अनुकंपी क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ से अगर आप जैसे कि देख सकते हो, लार की मात्रा, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका अचानक से किसी से झगड़ा हो जाए, या अचानक से आपके सामने कोई बड़ा वाहन आ जाए, गाड़ी चला रहा है, या आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और अचानक से कोई डरावनी चीज आपके सामने तुरंत से आ जाए, तो आपके अंदर कौन से लक्षण दिखाई देंगे, तो आपके अंदर अनुकंपी क्रिया के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, बोलते हैं ना कि जैसे घबराहट पे होने पर क्या होती है, लार सूख गई, क्या हो गया, लार काहे सूखी जा रही, तो ये आपकी कैसी क्रिया है, अनुकंपी। जैसे पाचन की क्रिया आपकी घट जाएगी, यानी कोई भी चीज है अगर आप उस समय खाओगे तो वो आपके अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद पसीना क्या होगा, बहुत तेजी से लोगों के शरीर से पसीना भी निकला। कभी कभी ऐसा होता है कि घबराहट में अचानक से कोई चीज सामने आई तो उनके तुरंत पसीना निकलना बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। जैसे अश्रु का स्राव है, अगर ये घटना सहन करने की क्षमता नहीं है तो आप देखोगे कि अश्रु का स्राव भी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि जो क्रियाएं इमरजेंसी के समय होती हैं, तो इमरजेंसी के समय जो तंत्रिका तंत्र में विचलन होता है या तंत्रिका तंत्र में जो क्रियाएं होती हैं
उन्हें अनुकंपी क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है, और जो सामान्य रूप से चलती क्रियाएं हैं वो परानुकंपी क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी बात आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, अनुकंपी और परानुकंपी दोनों प्रकार की क्रियाएं किसके अंतर्गत रखी जाती हैं, तो ये दोनों आपकी रखी जाती हैं ANS यानी तंत्रिका तंत्र के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि हिंदी में इसे स्वाधीन तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोनों चीजों को कंपैरिजन करके पढ़ लीजिएगा एक बार। इसको इमरजेंसी के तौर पर आप याद रख सकते हो कि इमरजेंसी में क्या क्या घटनाएं हमारे साथ होंगी। तो इमरजेंसी के समय क्या होगा, आपका लार तेजी से सूखने लगेगा, पाचन हो नहीं सकता, पसीना बढ़ जाएगा, अश्रु बढ़ जाएगा और हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ये एक तरीके से याद रखने का तरीका भी आपका हो सकता है। अब एक बात और पूछी जा सकती है कि निम्न में से किन प्रकार की क्रियाओं में ऊर्जा का संरक्षण भी होता है और किस प्रकार की क्रिया में ऊर्जा का क्षय भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी क्रियाएं होंगी, जब भी आपका किसी से झगड़ा होता है तो जो आपके शरीर की ताकत है वो कहाँ पर आ जाती है, मांसपेशी में आ जाती है। किसी भी व्यक्ति में झगड़ा हो जाने की स्थिति पे या कोई लड़ाई हो जाने की स्थिति पे या कोई बड़ी चीज सामने आ जाने की स्थिति पे अगर आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो लड़ने के लिए तैयार होने पर आपके शरीर के अंदर की जो भी ताकत है वो सब आपकी मांसपेशी पर आ जाती। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ऊर्जा का क्षय होता है, यानी ऊर्जा घटने लग जाती है। यानी इसके साथ अगर परानुकंपी की बात करें तो परानुकंपी के अंतर्गत आप देखोगे कि यहाँ पर ऊर्जा, ये सामान्य क्रिया है तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा का कोई भी क्षय नहीं होता। तो इस प्रकार इन परानुकंपी के प्रकार की क्रियाओं में ऊर्जा संरक्षित होती है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो जाता है, जबकि अनुकंपी क्रियाओं के अंतर्गत ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में कार्य के आधार पर तंत्रिका को कितने भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्य के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब पहले वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एक बेसिक स्ट्रक्चर था तंत्रिका तंत्र का। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, कार्य के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसके बाद हम चीजों को और एक्सप्लेन करेंगे। तो कार्य के आधार पर 3 प्रकार से कैसे डिवाइड किया गया, तो सबसे पहला जो तंत्र विभाजित किया जाता है उसे कहा जाता है संवेदी तंत्रिका तंत्र या संवेदी तंत्रिकाएं। तो पहली हेडिंग इसमें डाल दीजिएगा, संवेदी तंत्रिकाएं या संवेदी तंत्रिका तंत्र। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो बोल सकते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व इसे कहा जाता है। अगर दूसरा भाग डिवाइड करें तो दूसरा नाम, इसमें दूसरा भाग जो डिवाइड होता है इसे प्रेरक तंत्रिकाएं कहा जाता है। प्रेरक तंत्रिकाएं दूसरे प्रकार के अंतर्गत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इफेक्टर नर्व।
इफेक्टर नर्व। इसके बाद तीसरा जो भाग आता है इसके अंतर्गत, इस तीसरे भाग को कहा जा सकता है मिश्रित तंत्रिकाएं। मिश्रित तंत्रिकाएं यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो बोल सकते हैं मिक्स्ड नर्व। अब कार्य के आधार पर तीन प्रकार में कैसे डिवाइड किया, तो कार्य के आधार पर तीन में ऐसे डिवाइड किया गया कि जब कभी भी किसी सूचना को अंग से मस्तिष्क तक पहुंचाना हो, जैसे किसी अंग पे कोई चोट लग जाए और सूचना अंग से कहाँ पर जाएगी, तो सूचना अंग से जाएगी मस्तिष्क तक। तो ये आपका मस्तिष्क तक जाने के लिए मुख्य रूप से कौन कार्य करता है, तो ये संवेदी तंत्रिकाएं कार्य करती हैं। जैसे हाथ पे उंगली पे कोई चोट लग जाए या कोई कीड़ा हमारे काट रहा है, तो ये अंग पर जो अंग की सेंसिटिविटी है इसको मस्तिष्क तक पहुंचाएंगी। तो इन पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहा जाएगा, सेंसरी नर्व या संवेदी तंत्रिकाएं। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि इसके बाद अब आपने किया क्या, यहाँ से मस्तिष्क से रिप्लाई हुआ और मस्तिष्क से रिप्लाई होगा और मस्तिष्क से सूचना कहाँ पर जाएगी, तो मस्तिष्क से सूचना जाएगी अंग तक। तो अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके किसी मच्छर ने काटा, अब मच्छर आपके काट रहा है, तो ये सूचना अंग से यानी हाथ से आपके मस्तिष्क पे गई और मस्तिष्क ने उसे आदेश दिया कि दूसरा हाथ उसके ऊपर रख दो। तो आपने क्या किया, पहले वाले पे तो जब मच्छर ने काटा अंग पे तो सूचना गई मस्तिष्क पे, और मस्तिष्क का आदेश आ गया तो कहाँ से आया, वो प्रेरक तंत्रिकाओं से आया और मस्तिष्क ने आदेश दिया कि दूसरे हाथ से इसका काम कर दो फटाक से। तो आपने क्या किया, तुरंत दूसरा हाथ उठाया और उसके ऊपर रख दिया, उसका सीताराम हो गया वहीं पे। तो ये आपका पहला अंग से मस्तिष्क तक संवेदी और मस्तिष्क से अंग तक जो सूचनाएं जाएंगी वो कही जाएंगी प्रेरक तंत्रिकाओं के कार्य होते हैं। इसके बाद मिश्रित तंत्रिकाएं क्या करेंगी, मिश्रित तंत्रिकाएं दोनों कार्य करती हैं, यानी ये सूचनाओं को मस्तिष्क से अंग तक और अंग से मस्तिष्क तक पहुंचाने का दोनों तरीके का कार्य करती हैं। तो इसको भी आप शॉर्ट नोट में नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताएं हम। एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था काफी दिन पहले, आप लोगों में से किसी ने उसका आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन ये था कि कान का प्रमुख कार्य क्या होता है, शायद आपको याद हो। कान का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो कान का प्रमुख कार्य सुनना नहीं होता है, कान का प्रमुख कार्य होता है शरीर का बैलेंस बना करके रखना। शरीर का बैलेंस बनाना कार्य कान का सबसे प्रमुख कार्य होता है। जहां पर भी लिखा हो उसको आंसर लिख लीजिएगा। कान का प्रमुख कार्य है शरीर का संतुलन बनाए रखना। अब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगले टॉपिक के अंतर्गत अब हम लोग सीधे आते हैं आपके मुख्य भाग में, जिसे हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क, या इंग्लिश में इसी को ब्रेन आप बोलते हो, मस्तिष्क या ब्रेन। इससे भी काफी भर भर के क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। मस्तिष्क इसी का भाग है तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत का। तो सबसे पहली चीज मस्तिष्क से क्वेश्चन पहला बनता है, मस्तिष्क का कार्य क्या है, पहली चीज। दूसरा, एक क्वेश्चन आपसे जैसे पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क का वजन क्या होता है। ये क्वेश्चन काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मस्तिष्क का वजन क्या होता है। इसमें हालांकि आपको दो तरीके से याद रखना चाहिए, पुरुषों का मस्तिष्क वजन और महिलाओं में मस्तिष्क का वजन। तो ये नोट कर लीजिएगा। मस्तिष्क का अगर हम लोग कार्य की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि मस्तिष्क
जिन 8 हड्डियों के, जिन 8 हड्डियों के मध्य सुरक्षित रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप पढ़ चुके हो इसको, आंसर करिएगा जल्दी से। मस्तिष्क जिन 8 हड्डियों के मध्य सुरक्षित रहता है इसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसे क्रेनियम के नाम से जाना जाता है, जिसे आप कपाल के अंतर्गत यानी कपाल भी बोलते हैं, और फ्लैट बोन यहीं पर पाई जाती है। और ये अस्थियां अचल अस्थियां होती हैं, यानी कि इन पे जो जॉइंट होते हैं वो पूरी तरीके से जॉइंट अचल होते हैं, इनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। अब मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? तो मस्तिष्क का प्रमुख कार्य अगर आप देखें तो सूचनाएं ग्रहण करना, सूचना ग्रहण करना तथा आदेश देना। सूचनाएं ग्रहण करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, इसके बाद विभिन्न अंगों को इसकी आदेश देना कि अब उन्हें क्या करना है। इसके बाद अगर पुरुषों में मस्तिष्क के वजन की बात करें तो पुरुषों में हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग 1350, लगभग 1300 से 1400 ग्राम के मध्य वजन पाया जाता है पुरुषों में मस्तिष्क का वजन। अगर महिलाओं की यहीं पर बात करें तो महिलाओं में 1250 से लेकर 1350 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन पाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा दोनों बातें कि पुरुषों में मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम, जबकि महिलाओं में 1250 से 1350 ग्राम के बीच होता है। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगली बात आती है कि मस्तिष्क के ऊपर एक आवरण होता है, जो कि इसका अपना स्वतः का आवरण होता है। कपाल के बाद ये आवरण मस्तिष्क के चारों ओर होता है। मस्तिष्क के चारों ओर जो झिल्ली के रूप में एक आवरण होता है, अलग अलग परतों के रूप में, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मेनिंजिस। मेनिंजिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो मस्तिष्क के ऊपर के आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसे मेनिंजिस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एएलपी सीबीटी में आपके पिछले वर्ष आ चुका है, यहाँ से, कि मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं। तो एक परीक्षा में इसके बाद पूछा गया ये जो मेनिंजिस है ये कितनी परतों में होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो मेनिंजिस होता है इसमें 3 परतें होती हैं। मेनिंजिस की 3 परतें होती हैं, जिसमें आप डिनोट करने के लिए पढ़ सकते हो DAP। DAP आप खाद को भी बोलते हो, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण है इसे भी DAP 3 नाम यानी DAP के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये आवरण मेनिंजिस 3 परत में होता है। इन 3 परतों को किस नाम से जाना जाता है? तो DAP के नाम से जाना जाता है। अब डी का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया? तो डी का अर्थ है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। इसके बाद ए का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया? तो ए का अर्थ है एरेक्मेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्मेटर। और जबकि तीसरी जो परत होती है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पायामेटर कहा जाता है। पायामेटर। वैसे भी आप लोग मैटर बहुत जानते हो कि मैटर, मैटर हो गया है, मैटर देखना है। तो वहीं पर याद रखिएगा, ये मैटर आप लोग कहाँ से देखते हो? तो मैटर आप लोग कहाँ से समझते हो? मस्तिष्क से।
और मस्तिष्क के आवरण को मेनिंजिस कहा जाता है। मेनिंजिस कितनी परतें होती हैं? 3 परतें मेनिंजिस से होती है। ये सबसे बाहरी परत होती है और ये सबसे अंदर की परत होती है, ये मध्य परत होती है। तो ये मेनिंजिस में कितनी परतें होती हैं? तो मानव के मस्तिष्क में मेनिंजिस में 3 परतें होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरिक मैटर और पाया मैटर। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करें। नोट कर लिया होगा। अब अगली बात मस्तिष्क से। मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बने हैं। ज्यादातर किताबें 2 भागों में इसे विभाजित करने के लिए बताती हैं, लेकिन आपको 3 भागों में इसे विभाजित करके पढ़ना है। तो इसमें मस्तिष्क में 3 भागों में इसे किस प्रकार विभाजित किया गया, तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा कि 3 भाग कैसे। तो लिख लीजिएगा, मस्तिष्क 3 भाग में विभाजित होता है। 3 भाग में विभाजित होता है, जिसमें सबसे पहला भाग जो है इसे कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। जो दूसरा भाग यानी दूसरा भाग होगा इसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। और जो तीसरा भाग होता है इसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसको साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क को साइंस में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्री ब्रेन, मिड ब्रेन, बताइए जल्दी। प्री ब्रेन क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है प्रोसेनसिफेलॉन। साइंस में इसे कहा गया है प्रोसेनसिफेलॉन। प्रोसेनसिफेलॉन। मध्य मस्तिष्क को साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? तो मध्य मस्तिष्क को साइंस की भाषा में कहा जाता है मीजेन सिफेलॉन। मीजेन सिफेलॉन। मीजेन सिफेलॉन कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए पश्च मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो इसे रोम्बेन सिफेलॉन कहा जाता है। रोम्बेन सिफेलॉन। रोम्बेन सिफेलॉन। तो ये इनके अलग दूसरे नाम हैं, इनको जरा याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए तो याद रखिएगा, जो अग्र मस्तिष्क है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है जो पूरे मस्तिष्क का, जो पूरे मस्तिष्क का लगभग 1/3 होता है। यानी पूरे मस्तिष्क का ये लगभग 1/3 नहीं, 2/3 लिखिएगा। जो पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है। तो नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बताते हैं। यहाँ तक की क्लास उम्मीद है आप सबको बहुत बेहतर समझ में आ रही होगी। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बता सकता है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करें। तो आज आपकी क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि
हो सकता है कि आपका कल ये टॉपिक पूरा ख़त्म कर दें हम। तो पूरा ख़त्म करने के लिए हमें क्लास आज यहीं रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों हम एक साथ पढ़ाएंगे आपको, इसलिए ये तीनों एक साथ ख़त्म करेंगे। तो कल की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो इसलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर ब्रेक करते हैं। कल हम इन तीनों को एक साथ पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है कल के लिए, पूरी तरीके से आप लोग तैयार रहिएगा। और जहाँ तक अभी तक पढ़ चुके हो वो पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये तीनों टॉपिक कल आपके पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। कल हम आपके सामने फिर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।